बीए फाइनल ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल जो है हमने अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन किया था और कल जो है इस प्रश्न को हमने ख़त्म कर लिया था। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अरस्तु के क्रांति पर विचार। तो देखो, क्रांति से क्या है कि साधारण सामर्थ्य क्या लगाते हैं कि कोई हिंसक घटनाएं, मारकाट या विद्रोह के रूप में, ये चीज़ें जो है हम क्रांति से लगाते हैं। जैसे 1857 की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति थी, या साम्यवादी क्रांति है। तो क्रांति से हम मोटा मोटा अगर बात करें तो दिमाग में हमारे पहले सीधी सी बात आती है कि जनता का किसी न किसी तरीके का हिंसक विद्रोह जो है वो क्रांति कहलाता है। चाहे वो शासन सत्ता को बदलने के लिए हो, चाहे वो अव्यवस्था को बदलने के लिए हो, या किसी भी चीज़ को बदलने के लिए लोगों द्वारा किया गया विद्रोह, हम इसको क्रांति समझते हैं। लेकिन अरस्तु ने जो क्रांति की बात की थी ना, वो इससे बिल्कुल अलग थी। देखो, पहले क्या था कि अरस्तु का जब समय में यूनान के नगर राज्यों में जो है ना, वो बड़ी राजनीतिक अस्थिरता थी। कभी कोई राजा, कभी कोई राजा, और अरस्तु ने इसके स्वयं दुष्परिणाम देख लिए थे। तो अरस्तु ने जो है वो क्रांति के बारे में बताया कि इसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ था कि राज्य में संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन जो है वो क्रांति है। कि राज्य के संविधान में या कोई शासन सत्ता में जो भी परिवर्तन राजनीतिक रूप से हो रहा है ना, उसको क्या अरस्तु क्रांति मानता था। ठीक है, अपनी तरह क्रांति नहीं है कोई हिंसक विद्रोह, ये सिर्फ राजनीतिक रूप से शासन सत्ता में जो परिवर्तन होता है उसको अरस्तु क्या मानता था? क्रांति मानता था। 3 इसने जो है रूप बताए थे। कहता कि किस किस तरीके की हो सकती है। कहता कि पहले स्थापित शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना। भाई, पहले जो है वो लोकतंत्र था मान लो, और उसको बदल के तानाशाही शासन आ गया, तो वो क्या हुआ? पहले वाली स्थापित शासन व्यवस्था समाप्त होगी, उस पर दूसरी वाली शासन व्यवस्था आ गई। यानी चाहे पहले वहाँ पे कुलीन अधिनायक तंत्र था, उसको बदल के लोकतंत्र आ गया, या राजतंत्र शासन प्रणाली थी, वहाँ बदल के जो है ना वो लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो ये, या तानाशाही शासन स्थापित हो गया। तो शासन व्यवस्था जो चल रही है वो सारी की सारी बदल के उसकी जगह पे दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए, तो क्रांति का ये पहला रूप है। फिर दूसरा रूप है शासन के आधारभूत तत्वों की मात्रा में परिवर्तन। यानी अब की बार क्या होगा भाई, शासन तो वही रहेगा लेकिन उसमें कुछ कमी या कुछ बढ़ाव या कुछ कमी कर दीजिए। जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ये बता देंगे भी ये अधिकार और कर दो, ये व्यवस्था ये और कर दो, यानी उसकी मात्रा को बढ़ाना, या फिर उसमें कुछ अधिकार या शासन व्यवस्था में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन तत्वों को कम कर देना। भी लोकतंत्र के जो तत्व हैं कि समानता है, स्वतंत्रता है, ये है, तो उसमें ये कह दें भी स्वतंत्रता को इतना कम कर दो या समानता को इतना कम कर दो, यानी कुछ उसमें कम या ज़्यादा करना। शासन के आधारभूत तत्वों में मात्रा में परिवर्तन करना, ये क्रांति का दूसरा रूप है। और तीसरा है शासन करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन। अब की बार क्या है, इसमें शासन सत्ता नहीं परिवर्तित हो रही। भाई, लोकतंत्र है, जैसे अब बीजेपी गवर्नमेंट है, बदल के किसकी आ गई? कांग्रेस की आ गई। तो ये क्या है, शासन की सत्ता में जो शासन सत्ता है तो लोकतंत्र, लेकिन जो व्यक्ति हैं उनमें परिवर्तन आ गया। जो पहले कोई और था शासन सत्ता संभालने वाला, अब उसकी जगह बदल के व्यक्ति दूसरा आ गया, लेकिन शासन प्रणाली नहीं बदली भी। राजतंत्र है तो राजतंत्र ही है, कुलीन तंत्र है तो कुलीन तंत्र ही है, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र ही है, या तानाशाही शासन है तो तानाशाही शासन ही है। बस जो शासन व्यक्ति चला रहे थे वो बदल के दूसरे व्यक्ति जो है ना वो शासन सत्ता पे बैठ जाएंगे। तो ये 3 रूप उसने मोटे मोटे बताए कि पहला पूरी शासन व्यवस्था में परिवर्तन, दूसरा उसके कुछ तत्वों में कम या ज़्यादा करना, और तीसरा व्यक्तियों में परिवर्तन। शासन सत्ता वही रहेगी लेकिन शासन सत्ता चलाने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये सब क्रांतियों के माध्यम से होता था। चेंज मतलब जैसे भी होता था उसको अरस्तु क्रांति मानता था। किन वजहों से होता है ये चीज़ें सारी? तो उसने क्रांति के कारण बताए भी क्यों होता है ये शासन सत्ता में परिवर्तन, या शासन सत्ताएं क्यों बदलती हैं। तो उसके 2 कारण बताए उसने, एक था सामान्य कारण और एक था विशेष कारण। तो सबसे पहले है सामान्यकरण। सामान्य कारण में उसने पहला पॉइंट बताया कि असमानता। तो कहता कि
व्यक्ति जो हैं जब उनके साथ असमानता के व्यवहार होंगे, यानी जब उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है ना वो शासक सत्ता को बदलने का प्रयास करते हैं। वो कहता, अरस्तु कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि सभी व्यक्ति जो है ना वो समान होने चाहिए। और जब लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता, राज्य नहीं करता है, शासक वर्ग नहीं करता है, या जिस शासन प्रणाली में लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई हम भी बराबर हैं, धन, योग्यता, अन्य चीज़ों में हम सभी लोगों के बराबर हैं, तो फिर हमें जो है राजनीति में भाग लेने का मौका क्यों नहीं मिल रहा, हमें किस तरीके की समानता क्यों नहीं मिल रही। तो इसमें क्या हो जाता है कि फिर वो व्यक्ति क्रांति करके किसी न किसी माध्यम से शासन सत्ता को बदलने का प्रयास करते हैं। ये शासन सत्ता हमारे लिए बढ़िया नहीं है, हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, तब वो शासन सत्ता को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहला कारण है समानता, असमान होना, इससे भी शासन सत्ता बदल जाती है। तो इस प्रकार क्रांति का पहला कारण है असमानता। अब जैसे बहुत से तानाशाही शासन राजतंत्रों में जब लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, तो लोग क्या करते थे, फिर विद्रोह करके शासन सत्ता को बदलने का प्रयास करते थे। तो या राजा को बदल देते थे या राजतंत्र की जगह लोकतंत्र स्थापित हो जाता था। तो ये जो क्रांति होती थी ये असमानता के कारण होती थी। और दूसरा है इसका पॉइंट अन्याय। अब ये सबसे मूलभूत कारण है इसका। यदि किसी वर्ग विशेष को ये लगे कि उसको जितना मिलना चाहिए उसको उससे कम मिल रहा है, और सामने वाले दूसरे वर्ग को जितना मिलना चाहिए उसको उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या होएगा, असंतोष पैदा हो जाएगा लोगों में। और असंतोष किसको जन्म देगा, क्रांति को जन्म देगा। तो क्या है कि जब अब किसी राज्य के अंदर लोगों को लगे कि भाई हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, उसके बावजूद उन लोगों को पर्याप्त जगह पे अवसर ना मिले कोई नौकरियों में, या पर्याप्त उनको सम्मान ना मिले, और उन लोगों को मिले, और उन लोगों को बढ़िया पद मिले जो अयोग्य हैं और जिनके पास इतनी योग्यता है ही नहीं कि वो उस पद के अधिकारी हैं, तो क्या होता है, इस अवस्था के अंदर व्यक्ति जो गुणी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, जो वास्तव में काबिल व्यक्ति था, उनके मनों में असंतोष पैदा होगा। फिर वो सोचेंगे ये तो भाई ये शासन प्रणाली या ये पर्टिकुलर शासक या राजा या शासन प्रणाली जो है वो बढ़िया नहीं है, ये योग्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार ही बढ़िया नहीं कर रही है। जब ये अन्याय करने लग जाती है इस तरीके का, तो फिर पर्टिकुलर जो एक वर्ग है जिसको सब कुछ मिलना चाहिए और मिल नहीं रहा है, फिर वो क्या करेगा, वो मिलकर उस शासन सत्ता को बदलने का प्रयास करेगा। तो अगर वो मिलकर शासन सत्ता को बदलते हैं तो दूसरा प्रकार हो गया इसका क्रांति का अन्याय। यानी असमानता और अन्याय दो ऐसी चीज़ें हैं, जब जनता के साथ असमानता और अन्याय होने लग जाता है तो जनता का वो वर्ग जिसके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो शासक वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देता है और उसको बदलने का प्रयास करता है या बदल देता है। तो ये है क्रांति के सामान्य कारण। सामान्य नॉर्मल सी ज़्यादा क्रांति किन वजह से होती है, तो नॉर्मल कारण भी असमानता और अन्याय जहाँ होता है, इस वजह से जनता का एक वर्ग दूसरे का, शासक वर्ग का या शासन शक्ति का, शासन सत्ता का विरोध करता है और विरोध करके उसके बदलने का प्रयास करता है। तो ये थे दो सामान्य कारण, असमानता और अन्याय। अब इसने बताएं कुछ विशेष कारण, कई हैं विशेष कारण भी। विशेष क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से शासन सत्ता बदल जाती है। पहला पॉइंट होता है शासकों की लाभ की लालसा। जब राजा या शासक वर्ग चालाकी से जनता के हितों की बिना कोई परवाह किए अनुचित रूप से पैसा इकट्ठा करने लग जाता है, लालच में फंस जाता है, और जनता के का जो है ना वो कोई भी ध्यान नहीं रखता और अपने ही घर भरे रखता है, अपने महल खड़े करे रखता है, तो क्या होता है, फिर जनता में शासक के विरुद्ध क्या आ जाता है, असंतोष की भावना आ जाती है। जनता को लगता है अभी ये शासक जो है ये बड़ा धृष्ट हो गया, चालाक हो गया, लालची हो गया, और ये तो सिर्फ अपने ही खुद की परवाह कर रहा है या खुद के पर्टिकुलर कुछ लोगों का ही ध्यान में रख रहा है, कुछ ही वर्ग विशेष का ध्यान रख रहा है, बाकी जनता से इसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जब जनता ये चीज़ देखती है तो वो जनता शासक के विरुद्ध क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। तो ये विद्रोह जो है क्रांति का विशेष कारण है, शासकों की लाभ की लालसा। शासक जब लालच में आ जाता है तो जनता विद्रोह कर देती है। तो ये विद्रोह जो है वो क्रांति का पहला विशेष कारण है।
दूसरा है सम्मान की लालसा। जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना ही सम्मानित कर देता है या बिना कारण किसी को अपमानित कर देता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। अरस्तु कहता है भी अब वो क्या है कि जो शासक वर्ग की चमचागिरी करेगा, उनके खास बन के रहेगा, तो कई बार क्या होता है फिर शासक वर्ग जो है उन्हीं को विशेष रूप से सम्मानित करता है, चाहे उनमें गुण है ही नहीं, चाहे उनमें बुद्धि नहीं है, चाहे वो इसके अधिकारी नहीं है। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि विद्वान व्यक्ति है, उसको राजा उसके गुणों को जाने बिना उसको अपमानित करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब ये देख लेते हैं भाई जिस लोगों को सम्मान मिलना चाहिए उनको तो मिल नहीं रहा है, उनको तो अपमानित होना पड़ रहा है, और जिन लोगों को में योग्यता ही नहीं है उन लोगों को राज्य सम्मानित करता है, शासक सम्मानित करता है, तो फिर क्या हो जाता है, जनता राजा के खिलाफ विद्रोह कर देती है। तो दूसरा कारण था सम्मान की लालसा। नंबर 3 है किसी प्रकार की उत्कृष्टता, यानी उत्कृष्टता होता है विद्वानता या ज़्यादा गुणी होना। ये भी क्रांति का कारण हो जाता है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है ना, तो फिर वो शासन सत्ता को सहन नहीं कर पाता और अपने हाथ में शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है। भी जब राजा शासक वर्ग या कुछ लोग शासन कर रहे हैं, जैसे कुलीन तंत्र है, राजतंत्र में राजा शासन कर रहा है, लोकतंत्र में, तो क्या होता है कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम इनसे ज़्यादा विद्वान हैं, हम ज़्यादा गुणी हैं, तो वो अपना एक गुट बना के और उसको सोचते हैं भी हमारे पास ज़्यादा योग्यता है, हम शासन चलाएंगे, हम शासन सत्ता संभालेंगे। पुराने फिल्मों में देखते होंगे आप, कई बार देखने में आता है, अगर अपने राजा महाराजाओं की फिल्में देखते हैं तो ये मंत्री वगैरह जो थे वो क्या करते थे, राजा के साथ विश्वासघात कर लेते थे। इन्हें लगता था कि हम राजा से ज़्यादा विद्वान हैं, तो ये चालाकी से अपना एक गुट बनाते और राजा के खिलाफ राजा को मार देते या अचानक चालाकी से राजा को बंदी बना लेते और खुद शासन सत्ता में बैठ जाते थे। तो ये जब लोगों को ये लगने लग जाए या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या ग्रुप को ये लगने लग जाए भी हम शासन सत्ता बढ़िया चला सकते हैं, हम ज़्यादा गुणी, हम ज़्यादा विद्वान हैं, तो क्या करते हैं वो शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने की चेष्टा करते हैं और जो शासक है वर्तमान में उसको हटाते हैं और हटा कर खुद शासन सत्ता पर बैठ जाते हैं। यानी शासन सत्ता में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 है घृणा, यानी घृणा भी क्रांति को जन्म देती है। अब जब ये लग जाता है कि किसी शासन में किसी व्यक्तियों को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, धनिक तंत्र में विशेष रूप से ये देखने में आता है भी जो धनी व्यक्ति हैं वो बड़ी मात्रा में है और जो जनता है, गरीब जनता, उसको वो बड़ी तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। तो यानी जब घृणा की भावनाएं राज्य के अंदर पैदा हो जाती है ना किसी भी तरीके से, चाहे वो अमीरी गरीबी को लेके हो, चाहे वो अन्य किसी आधार पे हो, जाति धर्म के आधार पे हो, तो जब ऐसी घृणा शासक वर्ग के खिलाफ जनता के अंदर आ जाती है, शासक वर्ग पर्टिकुलर अमीरों पे ही ध्यान दे रहा है और शासक वर्ग सिर्फ इन्हीं वर्ग विशेष पे ध्यान दे रहा है, तो ऐसी जब घृणा की भावनाएं, ईर्ष्या की भावनाएं लोगों में आ जाती है तो वो शासक वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भय। भय भी क्रांति को प्रेरित करता है। जब लोगों को ये लगे या लोगों में ये भय पैदा हो जाए, जो शासक है, राजा है या शासन सत्ता जो है ना, हमें जो है वो हमारी रक्षा करने में असमर्थ है, विकल्प को कोई युद्ध हो जाए या और कोई संकट आ जाए या कोई यहाँ पे ऐसी भुखमरी या कोई अकाल पड़ जाए, ऐसे में उस जनता को ये भय विद्यमान हो जाए जनता के मन में कि भाई अगर ऐसी स्थितियाँ आ गई ना तो ये हमारा राजा कुछ नहीं कर पाएगा या हमारी शासन सत्ता हमको कभी भी नहीं बचा पाएगी। तो ऐसा कोई भी भय जो शासन सत्ता के खिलाफ जनता में आ जाता है, उसे लगता है भाई ये आने वाले समय के अंदर शासक वर्ग या जो शासन प्रणाली है वो हमें नहीं बचा पाएगी, हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या करेंगे लोग, उसके खिलाफ क्रांति कर देंगे, उसके विरुद्ध विद्रोह कर देंगे और उसको जो है वो वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे पहले ही। कई बार ऐसा हो जाता है भी, ऐसा लगता है भी राजा जो शासन कर रहा है तो जनता को लग जाता है भी जनता इस बात का आकलन कर देती है भी राजा में कितने गुण है, कैसी है, किस प्रकार से शासन प्रणाली चला रहा है। तो लगा लोग अब जब उनको किसी आपसी पड़ोसी राज्यों से युद्ध का खतरा रहता है या कोई अकाल पड़ने वाला हो, ऐसा कोई खतरा रहता है, जब उन जनता को ये पता लग जाता है भी यार ये राजा तो कुछ नहीं कर सकता और राजा में इतनी योग्यता ही नहीं है भी ये हमारी रक्षा कर सके, तो फिर क्या होता है पर्टिकुलर जनता जो है वो
पहले ही उसके साथ विद्रोह करके और अपना एक नया राजा नियुक्त कर लेती है। तो जब भय का माहौल पैदा हो जाता है ना जनता के बीच में, तो जनता क्या है, शासक वर्ग या शासन सत्ता के खिलाफ क्रांति कर देती है। तो भय भी जो है क्रांति का एक विशेष कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी तत्व। विदेशी तत्व भी कई बार क्रांति का कारण बन जाती है। जब लोगों के अंदर अगर भावनात्मक रूप से एकता नहीं हो ना, तो राज्य में सदैव क्रांति की आशंका बनी रहती है। क्योंकि जो विदेशी, अब लोगों में एकता नहीं है तो फिर क्या है, वो विदेशी तत्वों से यानी दूसरे राज्यों से मिलकर और शत्रुओं की हेल्प करने लग जाते हैं। कई बार गद्दारी कर जाते हैं ना लोग, इसे ये समझ लो छोटे रूप में भी, गद्दारी करके दूसरे राष्ट्र से मिलकर और अपने राष्ट्र पर आक्रमण करवा देना, ये जो है ना वो क्रांति का एक विशेष कारण है, विदेशी तत्व। अब क्या होता है कि देखो, हमेशा अपने देखते हैं कि दूसरा राष्ट्र जो है ना, पर्टिकुलर जिन राज्यों के आपसी सीमाएं लगती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक दूसरे के साथ वैमनस्य रखते हैं। सालों में हो जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर देखने में आता है प्राचीन समय में राजाओं महाराजाओं में युद्ध की नीतियाँ रहती थी। और हम ये देखते थे कि एक राजा अगर किसी को बढ़िया सम्मान नहीं देता था तो व्यक्ति रुष्ट होकर दूसरे राजा के पास चला जाता था और फिर उस राजा की कमजोरियाँ बता देता था, भी यहाँ से आक्रमण हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इतिहास में बहुत सी चीज़ों, ऐसे गद्दारियों के बहुत से सबूत मिलेंगे। तो दूसरे तत्व जो है ना, वो विदेशी तत्व तैयार ही रहते हैं उनको इन कमजोरियों का पता लगे और उस पर आक्रमण कर दें। तो विदेशी तत्व भी राज्य के अंदर क्रांतियां फैलाने में बड़ा योगदान देते हैं। और जब राज्य में एकता नहीं हो ये, तो तब ये विदेशी तत्व ज़्यादा हावी हो जाते हैं, उन लोगों को अपने पास मिला लेते हैं जो उस राज्य से खुश नहीं है, और वो लोग फिर गद्दारी करके अपने राज्य की कमियां बता देते हैं, जिससे बाहरी ताकतें जो है ना वो आकर यहाँ आक्रमण कर देती हैं। तो विदेशी तत्व भी जो है वो एक बड़ा क्रांति का कारण है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। अब क्या होता है कि हर जगह पे, जैसे अब लोकतंत्र है, यहाँ पक्ष भी है विपक्ष भी है। जैसे बीजेपी की सत्ता है सेंटर के अंदर, वो पक्ष में है, और कांग्रेस क्या है, विपक्ष में है। तो हर जगह पे, हर शासन व्यवस्था में वो कहता है कि दो रूप विशेष रूप से देखने में आते हैं, एक पक्ष और विपक्ष होता ही होता है। लेकिन क्या होता है कि पक्ष जो शासन सत्ता में बैठा है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए तो वो शासन सत्ता में बैठ गया। राजाओं के टाइम में ज़्यादा शक्तिशाली जो होता था वो पक्ष में बैठता था या राजा बनता था, और अब यहाँ जो है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको ज़्यादा जनता पसंद करती है, वो शासन सत्ता में बैठता है, और जिसको कम करती है वो विपक्ष में बैठ जाता है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक वर्ग विशेष जरूर होता था जो उस सत्ता से खुश नहीं रहता था। तो जब क्या होता है कि अगर पक्ष वाला और विपक्ष वाला बराबर रूप से शक्तिशाली हो जाएं, तब क्या हो जाता है, तब भी क्रांति की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और जब पक्ष वाला ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसकी सत्ता है, और दूसरे वाले की वो कमज़ोर है, तो फिर वो कमज़ोर वाला कभी भी आक्रमण करने की चेष्टा नहीं करता। उसको पता है भैया तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है और तेरे को हरा के हो सकता है तुझे जेल में डाल दें या तुझे मृत्यु दंड दे दें, तब वो हिम्मत नहीं करता। लेकिन वो अगर धीरे धीरे करके ऐसे अन्य माध्यमों से लोगों को, सैनिकों को अपने साथ मिलाकर इतनी शक्ति बना लेता है कि मैं उसके बराबर का हो गया, तब क्या होता है, बराबर का होते ही फिर वो क्या करता है, विद्रोह कर देता है। तो जब परस्पर विरोधी वर्गों की संतुलित हो जाए शक्तियाँ और बराबर शक्तिमान हो जाए दोनों पक्ष और विपक्ष, तो अधिकतर क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये थे क्रांति के विशेष विशेष कारण। कल हम इसको, क्रांतियों को रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास जो है वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।